बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। हम लोग यहाँ पर संधि पढ़ रहे हैं और संभवतः यह हमारी संधि की अंतिम क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम विसर्ग संधि यहाँ पर पढ़ेंगे और यह हमारी अंतिम क्लास होने वाली है। 5वीं क्लास हमारी यह होगी संधि की, जिसमें हम लोग संधि के बारे में समझेंगे, विसर्ग संधि के बारे में, और उस पर जो है बहुत सारे उदाहरणों को करने का प्रयास करेंगे। आपके टीईटी परीक्षा में जो भी प्रश्न जहाँ से भी संभावित हो सकते हैं उन सबको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक कोचिंग जंक्शन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें और अपने कोर्स में आप एनरोल कर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और वहां से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको पता ही है। तो हमको और आपको अपना और आपके परिवार का और अपने समाज का ख्याल रखना है और सबका साथ रखते हुए, सबका ख्याल रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई को साथ साथ में करते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, जिसमें हम लोग आज विसर्ग संधि पढ़ेंगे। हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी, वहाँ से क्लासेस कर सकते हैं। आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है संधि में, वह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहले विसर्ग संधि हम कहेंगे किसको, ठीक है? तो आपको पता ही है कि विसर्ग हम किसको कहते हैं। जब मैं आपको वर्ण विचार पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि दो अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग, ठीक है ना? दो अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। तो विसर्ग कैसे हम लोग लिखते हैं? विसर्ग को लिखने का तरीका यह है, ठीक है ना? ऐसे दो बिंदियां लगाकर हम विसर्ग को लिखते हैं। जैसे किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ण के बाद अगर यह दो बिंदियां लगा दें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसको हम लोग आह कहते हैं, आह, ठीक है ना? इसका उच्चारण क्या होता है? आह होता है, ठीक है ना? यह महाप्राण ध्वनि है, मैंने आपको यह बताया था, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं, वो अलग से हमने पढ़ ही लिया था उन सब में, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो विसर्ग है, इससे होने वाली संधि को हम क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुनः, यहाँ पर ना के बाद यह जो दो बिंदी लगी हुई है ना अह की, यही विसर्ग है, ठीक है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, ठीक है ना? मतलब ना में क्या लग गया? विसर्ग लग गया है, ठीक है ना? तो यह पुनः हो गया है, अह। यहाँ पे अह से इसका उच्चारण पुनः नहीं बोलेंगे, पुनः बोलेंगे, ठीक है ना? अह, पुनः बोलेंगे इसको, ठीक है ना? उच्चारण आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका परिभाषा समझ लें कि विसर्ग संधि किसको बोलेंगे। संधि के बारे में तो आपको पता है कि जहां पर दो वर्णों का मेल हो रहा हो और दो वर्णों के मेल से होने वाले जादू को, होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, यहां पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जहां पर जब विसर्ग के बाद, जब विसर्ग, ऐसे लिखिए, जब विसर्ग का मेल किसी, एक मिनट, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से, स्वर या व्यंजन से हो और क्या हो जाए? और विकार उत्पन्न हो, उत्पन्न हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, आपका नोट्स कंप्लीट होना चाहिए एकदम से। नोट्स जो है ना वो आपके हथियार के रूप में होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं किसी भी परीक्षा को सबसे पहले तो पास करने के लिए। सबसे पहला होता है कि आप उसके पाठ्यक्रम को अच्छे से समझें। पाठ्यक्रम अगर आपके समझ में आ गया है तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए जो आपको पढ़ना है। हमको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है किसी भी परीक्षा के लिए।
हमको वही चीज़ें पढ़नी होती है जो उस परीक्षा की मांग होती है। ज्ञान का कभी अंत नहीं है और आप ऐसे पढ़ने लगेंगे तो आपसे कभी खत्म नहीं होगा कोई भी पढ़ाई, ठीक है ना। तो जो परीक्षा में पूछा जाता है उसी को हम पढ़ते हैं। देखिए क्रिकेट में वही बैट्समैन सबसे अच्छा माना जाता है, वही बैट्समैन भरोसे का काबिल होता है जिस बैट्समैन को लंबी पारी खेलनी आती है। और आपको लंबी पारी खेलनी है तो आपको चूज करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा किस बाल पे मुझे छक्का मारना है और किस बाल को छोड़ देना है। सचिन तेंदुलकर की तरह नहीं हम एक बार में खूब छक्के मार दें और अचानक आउट हो जाएं। आपको लंबी पारी खेलनी है तो अपनी चीज़ों को आपको छोड़ना भी आना चाहिए और किसको हमें पकड़ना है किसको छोड़ना है इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह ठीक उसी तरह है क्रिकेट की तरह, कौन सा बॉल हमको छोड़ना है, कौन सा बॉल हमको बाउंड्री पार करनी है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो नोट्स बनाइए, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। तो उसको साथ साथ लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा दुह धन कर्म, मैंने लिखा कर्म। अब देखिए मैं अभी इसमें मत पढ़िए कैसे इसमें कैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। उन नियमों को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है ना। पहले तो यहां पर समझ लें विसर्ग। अब देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है और यहां पर क्या है, व्यंजन है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर जब यह दोनों मिलेंगे, विसर्ग के साथ कोई व्यंजन मिला तो यह क्या हो गया, दुष्कर्म हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, दुष्कर्म हो गया, यह दुष्कर्म हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर संधि हुई है और संधि में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गया। जैसे मैं लिखता हूं, एक और शब्द लिख देता हूं, दुह धन ट। मैंने जब यह लिखा, आपने खुद यहां पर जो है खुद गेस कर लिया होगा यहां पर कौन सा शब्द बन जाएगा, दुष्ट बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, दुष्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इस तरह लिखा हुआ था और जब यह दोनों वर्ण आपस में जुड़ गए, इनकी संधि हो गई, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, इसमें जादू हो गया और यही जादू विसर्ग संधि कहलाएगा, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक और शब्द लिखता हूं यहां पर, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा यशः, यशः धन दा। जब मैंने यशः धन दा लिखा, अभी आप मत इस चक्कर में पढ़िए कैसे यहां पर कौन सा शब्द बन गया, यह कैसे आप निर्धारित करेंगे कैसे शब्द बना, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर समझिए, यशः धन दा जब मैंने लिखा तो क्या हो गया, यशोदा। अब देखिए यशः धन दा, यहां से परिवर्तन होकर यह क्या बन गया, यशोदा बन गया। यहां पर जो परिवर्तन हुआ, यहां पर जो जादू हुआ, यही तो है भाई विसर्ग संधि। आपको समझ में आई ना बात मैं क्या कह रहा हूं। तो विसर्ग संधि का आपको परिभाषा समझ में आ गया और विसर्ग संधि के उदाहरण भी आपने कुछ देख लिए। अब परीक्षा में जिन जिन नियमों से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लें, ठीक है ना। अब कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उन नियमों को हम देखते हुए चलेंगे, उनके उदाहरणों को हम यहां पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखिए नियम संख्या 1। पहला नियम हम देख लें, पहला नियम। अब पहला नियम क्या हो जाएगा, देखिए विसर्ग के बाद देखिए 3 चीजें हैं यहां पर, मैं पहले वो बता दूं तो नियम लिखते हैं, ठीक है ना। पहले तो चा छा के लिए आएगा, चा और छा के लिए आएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा होगा ट और ठा के लिए, ठीक है ना। अब जो तीसरा नियम होगा चा छा टा ठा और ता था, ठीक है ना। इन तीनों के लिए नियम अलग अलग बनेंगे। कौन कौन से होंगे कि अगर विसर्ग के बाद चा छा आएगा तो क्या होगा, विसर्ग के बाद अगर ट ठा आएगा तो क्या होगा, विसर्ग के बाद ये त था आएगा तो क्या होगा। अब देखिए विसर्ग के बाद यदि च छा आता है, विसर्ग के बाद यदि च छा आए तो क्या होगा, यह आपके तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। और विसर्ग के बाद यदि ट ठ आए तो यह आपके मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। और विसर्ग के बाद
यदि त था आए तो यह आपके दंत सा में या आप तालव्य सा में, किसी भी सा में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। बताइए अब ये कठिन है क्या? आपने एक नियम को ऐसे ही देख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब लिखना रह गया है, यदि विसर्ग, देखिए यहाँ पर विसर्ग धन चा छा, तो यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? शा में। और अगर विसर्ग धन टा या ठा, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, ठीक है ना, मतलब इसमें या। अगर विसर्ग के साथ कौन जुड़ गया? टा या ठा जुड़ गया, तो क्या हो गया? यह शा में परिवर्तित। और अगर इसी विसर्ग के साथ ता या था जुड़ गया तो अब क्या हो जाएगा? यह शा में, यानी कि या तो दंत सा या तालव्य सा, दोनों में से कोई सा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा पहला नियम भी है। अब इसको हम भाषा में लिख लेते हैं अपने, कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है ना। यदि आपने लिख लिया हो तो कोई बात नहीं, यदि आप भाषा नहीं समझ पा रहे हैं कैसे इसको लिखें, तो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। देखिए, यदि, एक मिनट, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या है? यदि विसर्ग के बाद च या छा आए, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना, च या छा, ऐसे, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी आप कर सकते हो, या चिन्हित रहे कि यह जो है आ रहा है, ठीक है ना। च या छा आए तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? शा में बदल जाएगा, बदल जाएगा। अब दूसरा, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद चा छा हो गया, ट ठा, ठीक है ना, ट या ठा, ट ठा आए तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपका मूर्धन्य सा में परिवर्तित, मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या हो रहा हो? यदि विसर्ग के बाद हमारा क्या आ रहा हो? त या था, त या था हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? बहुत आराम से और बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझते हुए चलिए, ठीक है ना। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपके तालव्य सा में या तो दंत सा, कुछ भी, दोनों में से किसी में परिवर्तित कर दीजिए, में बदल जाएगा, ठीक है। अब यह हमने समझ लिया कैसे इसमें बदल जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ उदाहरण देख लें इसका, उदाहरण से और अच्छे से यह समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसका रंग बदल लूं, फिर इसको लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा निह धन छल। अब आपको यहां क्या दिख रहा है? यहां विसर्ग है और यहां पर छा आ गया, यहां पर क्या आ गया? यह वाला छा आ गया। अब आपको यह नियम याद आ गया कि यदि विसर्ग के बाद चा हो या छा हो तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाएगा, तालव्य सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब कर दीजिए, निह धन छल लिखा हुआ है, यहां पर विसर्ग है, उसके बाद छा आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? निश्चल, निश्चल, एक मिनट, निश्चल, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से
मैं लिखता हूं एक और शब्द, छा के लिए तो हमने देख लिया ना, अब मैंने और एक शब्द लिखा निह धन चल। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे छा आ गया तो यह क्या हो गया, शा में परिवर्तित हो गया, और यहां पर चा आ गया तो चा या छा दोनों में से कुछ भी आएगा तो दोनों में शा ही में परिवर्तित होगा ना। तो यहां पर यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, फिर यहां पर तालव्य शा में ही परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर निश्चल, ठीक है ना, निश्चल, ठीक है ना। बात आपको समझ में आई, चा या छा में परिवर्तित होने पर क्या हो गया। या अब हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, इसका रंग चेंज कर लेते हैं, पहले मैं इसको नीले से लिखता हूं। अगला उदाहरण मैंने लिखा दुह धन ट। अब आपको दूसरा याद आएगा कि यहां पर ट आ गया या ठा आ गया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि टा या ठा आया तो क्या हो जाएगा, यह आपके मूर्धन्य सा में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो आप मूर्धन्य सा में परिवर्तित कर दीजिए, क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, आपसे इस तरह से ना दे दिया हो और इसका पूछ ले कि यह दुष्ट शब्द लिख दिया और इसका संधि विग्रह आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। बात तो ये भी है ना। चलिए मैंने लिख दिया यहां पर दुष्ट, और आपसे पूछता हूं कि निम्नलिखित चार में से बताइए कि इसका सही संधि विग्रह क्या है। तो इसका सही संधि विग्रह कैसे करेंगे, आपको यह नियम याद रखना पड़ेगा। और यह नियम क्या है कि यहां पर अगर दुष्ट, यहां पर अगर दुष्ट लिखा हुआ है, यहां पर मूर्धन्य सा है और यहां पर टा है, यहां पर टा है और यहां पर मूर्धन्य सा है, तो आपको नियम में याद आएगा तुरंत कि यहां पर क्या होता है। जैसे यहां पर मूर्धन्य सा हुआ और यहां पर टा है, इसका मतलब यह मूर्धन्य सा क्या रहा होगा, कभी यह मूर्धन्य सा कभी विसर्ग रहा होगा। तो आप इस मूर्धन्य सा की जगह पर विसर्ग लगा दीजिए, उल्टा इसका रिवर्स सीधा कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दुह धन ट कर दीजिए। अब बात आपको आई समझ में। ठीक इसी तरह से इसको भी करेंगे। अगर यहां आपको चा दिखता है और यहां पे आपको शा दिखने लगे तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत समझेंगे, चा या छा हो उसके पहले अगर यहां पर तालव्य शा दंत मूर्धन्य सा हो, एक मिनट, तालव्य शा हो तो क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे चा या छा उसके साथ यहां पर पहले अगर आपका तालव्य शा है तो इसका मतलब यह सा कभी क्या रहा होगा, विसर्ग रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि तालव्य शा कभी विसर्ग रहा होगा इसलिए यहां पर हम विसर्ग लगा देंगे। बात आपको आई समझ में, बिल्कुल आ गई होगी समझ में। यहां कुछ ऐसा नहीं है जो कठिन है, बस आपको नियम ये याद रखने हैं, ठीक है ना। अब एक और उदाहरण हम देख लेते हैं इसके लिए, ता या था हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहां पर कि अगर ता या था हो तो क्या हो जाएगा। यहां पर मैं एक शब्द लिखता हूं मनः धन ता। मैंने लिखा मनः धन ताप, मैंने शब्द लिखा मनः धन ताप। अब यहां पे ता आ गया, ठीक है ना, और यहां पे क्या है आपका विसर्ग है। तो यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग आपका सा में या तो शा में परिवर्तित हो जाएगा। लिख दीजिए मनस्ताप। बोलिए भाई कोई कठिन है क्या, यहां पर कुछ है ऐसा जो टफ है? बिल्कुल नहीं, बहुत आसान सी बातें हैं ये भाई साहब। दूसरी तीसरी में आप इसको समझ गए होते खूब अच्छे से, ठीक है ना। इतना आसान ये सारा टॉपिक होता है, कुछ यहां पर विशेष समझने वाला ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम अपना दूसरा नियम। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, पहला आपको समझ में आ गया तो अब सारे के सारे समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा नियम क्या कहता है विसर्ग संधि का। अब देखिए यहां क्या होता है जादू। देखिए होता क्या है ना, यदि आपका तालव्य शा हो, आपका मूर्धन्य शा हो या आपका दंत शा हो, इन तीनों, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर इनके पहले विसर्ग लगा हुआ है, यदि इनके पहले विसर्ग लगा हुआ है तो शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसको हूबहू लिख देंगे। और यदि आप कहते हैं कि भैया संधि में तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, आप परिवर्तन करिए ही, क्योंकि संधि की परिभाषा में आपने मुझे क्या बताया था कि संधि की परिभाषा में मैंने यही ना बताया था कि भैया परिवर्तन होगा तभी वह क्या कहलाएगा, संधि, वरना वह तो संयोग हो जाएगा ना।
चलिए, आपकी बात भी मैं मान गया और मैंने कहा कि ठीक है, परिवर्तन करना है तो कर दीजिए आप, बिल्कुल आप इसके लिए स्वतंत्र हैं परिवर्तन करने के लिए, लेकिन वह जो परिवर्तन होगा उसमें इन्हीं तीनों शब्दों को फिर से रिपीट कर देंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल नहीं, मुझे पता है, मैं इसको समझाता हूं उदाहरण से, तब आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा दुहधन शासन। अब देखिए, मैंने क्या बताया पहले कि दुहधन शासन लिखा हुआ है तो आप इसको हूबहू ऐसे लिख दीजिए। फिर हमारा दिमाग घूमा और मैंने कहा, आपने कहा कि यहां पर भैया देखो, अगर हम लोग यहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे तो यह संधि तो नहीं कहलाएगा, तो परिवर्तन करना भी जरूरी है। चलिए, मैंने कहा बिल्कुल परिवर्तन करना जरूरी है, तो आप परिवर्तन कर ही दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा अगर परिवर्तन करना ही है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, दुशासन। एक मिनट में इसको थोड़ा साफ साफ लिखता हूं, इसको लिखिए आप। दुशासन। अब तो हो गया ना परिवर्तन, अब तो कलेजे को ठंडक मिल गई ना, परिवर्तन हो गया तो बस यही करना है, आपके कलेजे को ठंडक मिलनी चाहिए परिवर्तन से, ठीक है ना। और हमने परिवर्तन कर दिया। अब यहां पर आप इसको इस तरह से लिखिए या इसको इस तरह से लिखिए, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अब चलिए एक और उदाहरण से इसको हम समझने का प्रयास करें। पहले उदाहरण देख ले, अभी हम इसके नियम को भी लिख लेते हैं। चलिए, मैंने लिखा निह धन संदेह। संदेह, ठीक है ना। मैंने लिखा निह धन संदेह, आप हूबहू इसको ऐसे लिख दीजिए, या नहीं लिखना चाहते आप हूबहू इसको ऐसे, तो आप ऐसे लिख दीजिए, निस्संदेह। क्या दिक्कत है? आप दोनों तरीकों से लिख दीजिए, दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। बात आपको समझ में आई? अब इसके परिभाषा को पहले हम लोग लिख लें, उसके बाद से इसके उदाहरण को एक बार फिर से हम समझ लेंगे। चलिए, इसकी परिभाषा क्या है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले, यदि तीनों शा की मैं बात कर रहा हूं, शा, शा या शा के बाद, सा के पहले, सा के पूर्व ना, विसर्ग तो पहले ही आएगा ना भाई। सा के पहले, सा के पहले क्या आए? विसर्ग हो तो विसर्ग को हूबहू लिख देते हैं, या शा, शा या शा को पुनः लिख देते हैं, अथवा यह क्या लिखा मैंने, या अथवा क्या हो जाएगा, को पुनः लिख देते हैं। बात आपको आई समझ में? मैंने आपको उदाहरण भी देकर समझा दिया, ठीक है ना। जैसे मैं एक और लिखता हूं, ठीक है ना, लिखा निस्सार, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा निस्सार में, तो क्या, निह धन सार। बात आपको समझ में आ गई होगी पहले ही, ठीक है ना। अब जैसे एक और शब्द मैं लिखता हूं, निह धन शंक। मैंने लिखा निह धन
शंक। अब इसका क्या अर्थ हो गया? निशंक। इसको ऐसे लिख दीजिए पहले आप तो, या अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप लिख दीजिए निशंक। बात आपको आई ना समझ में? बहुत आसान है, इसको आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। अब जो हमारा अगला नियम है वह क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। क्या वहाँ, मुझे लगता है यह तीसरा नियम है। हाँ, तीसरा ही है। दो नियम हमने देख लिए और हमारा तीसरा नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के पूर्व, यदि विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो, विसर्ग के पूर्व यदि ई हो या ऊ हो तो क्या होगा यहां पर? अच्छा, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और बाद में, और विसर्ग के बाद क्या हो? का या खा हो, या तो पा हो या फा हो। इन चारों में से कोई भी वर्ण हो अगर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का आपका शा में परिवर्तित होना जो है, सा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाद पा फा, का खा या पा फा हो तो विसर्ग मूर्धन्य शा में परिवर्तित, शा में बदल जाता है। आपको यह बात समझ में आ गया होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय इसको समझने में क्या ही लगाएं। आपको मैंने लिख दिया और हूबहू वही समझना ही है, ठीक है ना। यदि क्या हो, ई या ऊ के बाद का खा हो या पा फा हो तो जो है विसर्ग आपका शा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा यहां पर, मैंने लिखा मैंने दुहधन कर लिख दिया। अब देखिए यहां पर विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा है, विसर्ग के पहले किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा, दू, यहां पर छोटा ऊ की मात्रा है ना, फिर यहां विसर्ग है और बाद में क है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा या? अब यह हो जाएगा दुष्कर, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर आपको यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे आपने ऊ का देख लिया, इसी तरह से ई का देखें तो क्या हो जाएगा? निधन कपट, तो क्या हो जाएगा? निष्कपट, निष्कपट, ठीक है। बात आपको यहां समझ में आ गई होगी अच्छे से। अच्छा, कुछ और उदाहरण इसके हम देख लें। चलिए इसके कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा दुह धन प्रकृति, भरपूर उदाहरण यहां पर हम समझेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? यहां पर पा आ गया ना, आधा पा और फिर रा है, ठीक है ना। यहां पर क्या है? इसमें आधा पा है और इसके साथ रा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यह प्रा हो गया, ठीक है। तो यहां पर पा है ना, यहां पर तो पा है और यहां पर विसर्ग है और उसके पहले ऊ की मात्रा है। यहां पर क्या है? ऊ की मात्रा। अब जब यहां ऊ की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है, फिर उसके बाद पा है, तो यहां पर पा या फा में से है ना एक, तो यह क्या हो जाएगा? दुष्प्रकृत, दुष्प्रकृति, ठीक है ना। अब यहां पर बात आपको समझ में आ गई होगी, तो तीसरा नियम भी हमने समझ लिया। अब हमको चौथा नियम समझना है, वह क्या है चौथा नियम? चलिए समझते हैं आगे इसको। एक बात पहले हम इसके समझ लें कि यहां पर देखिए, यदि यहां पर ई या ऊ आ गया ना, यदि यहां पर
ई या ऊ आ गया तब तो यहां पर मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया, लेकिन अगर ई या ऊ नहीं आया तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यह बात भी आप जान लीजिए, ठीक है ना। उस नियम को लिखने से पहले, चौथे नियम को, इस नियम को अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर नोट बना के आप इसको भी साथ में लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक और नियम पहले आप नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है ना, चौथा नियम लिखने से पहले। चलिए यहां लिखिए नोट, इसको अलग से लिख लीजिए जिससे आपको बाद में याद रहे। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद प फा का, अच्छा ऐसे लिखिए पहले, का खा या पा फा, क ख या प फा आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने इसको अलग से इसलिए नहीं लिखवाया नियम में क्योंकि जब यहां परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो यह संधि कैसी, ठीक है ना। इस वजह से मैंने अलग से नहीं लिखवाया, और इसको आप नोट करके लिख लीजिए जिससे आपको कभी भ्रम ना पैदा हो, आप जो है भ्रमित ना हो कभी, और परीक्षा में अगर ऐसा आ जाए तो वहां पर आप इसको कर ले जाएं, परिवर्तन नहीं होगा। इसके उदाहरण से आप इसको समझिए, वहां पर आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं अंतः धनपुर, अब देखिए यहां पर प तो आ गया, यहां पर पा है लेकिन यहां पर ई या ऊ नहीं है। जैसे यहां पर पिछले नियम में क्या देखा आपने, ई या ऊ आना चाहिए। ई या ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, या तालव्य शा में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन यहां पर ई या ऊ नहीं आया ना, ता में क्या ई या ऊ है, नहीं ना, आ की मात्रा है यहां पर तो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर यह हूबहू ऐसे ही लिख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंतःपुर, या हूबहू इसी तरह से लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक और लिखता हूं शब्द यहां पर, जैसे मैंने लिखा रजह धन कड़, अब देखिए यहां पर का आ गया और यहां पर विसर्ग भी आ गया, लेकिन यहां पर ऊ नहीं आया या फिर ई नहीं आया, तो यह क्या हो जाएगा, हूबहू आप ऐसे लिख दीजिए रजह कण, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है हम अपने अगले नियम को देख लेते हैं। हमारा अगला नियम क्या है, देखिए क्या होना कि यदि विसर्ग से पहले, मैं इसको पहले समझा देता हूं फिर लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा तामझाम है। अगर देखिए विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है ना, और विसर्ग के बाद में वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण छोड़कर कोई भी आगे का 3 वर्ण हो, ठीक है ना, क वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, सारे वर्गों में से का खा प फा ता था दा धा, इन सबको छोड़कर बाकी यहाँ के तीनों हो, ठीक है ना, यहाँ के तीनों, ठीक है ना। आपको समझ, मैं लिख नहीं रहा हूं इन तीनों को, ठीक है ना, ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूं। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, इस तरह से यहाँ पर जो हो यह इन सब में से कोई हो, ठीक है ना। 15, यह 15 जो बचते हैं आपके, उन 15 में से कोई हो इन 10 को छोड़कर, ठीक है ना, इनको 10 को छोड़ दिया जाए, का खा चा छा ता था पा फा ता ठा, इन सब को छोड़ दिया जाए अगर, ठीक है ना, तो उसके बाद यहां अगर कोई भी हो, आ हो, उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, या उसके बाद इन सब में से कोई हो, या फिर क्या हो, या हो रा हो ला हो, या हो रा हो ला हो, या वाह हो, ठीक है ना, या फिर हा हो, तो क्या हो जाएगा, यहां पर यह विसर्ग और आ मिलकर किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ओ में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है ना। बात आपको आई समझ में। अब इसको एक बार लिख के समझ लेते हैं, नियम को इसको समझ लेते हैं, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने यह कहा यदि विसर्ग के पहले
विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में क्या हो, बाद में या तो बाद में किसी वर्ग का ऐसे लिखते हैं तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड हो, पांचवा वर्ड हो, या र ल व या हा हो, इन पांचों में से कोई, ठीक है ना, हो तो क्या होगा, तो अ और विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में बदल जाएंगे। बात आई समझ में आपको? चलिए इसको उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा मनः धन योग। अब देखिए यहां पर विसर्ग के पहले क्या है, आ की मात्रा है ना में क्या है, आ की मात्रा है ना, और यहां पर विसर्ग है, उसके बाद या आ गया, और यही या आना चाहिए, या अलावा हा हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो, तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह जो आ की मात्रा है और साथ में विसर्ग लगा हुआ है, यह दोनों ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मनोयोग। बात आई समझ में? बिल्कुल आ गई होगी आपको समझ में, ठीक है ना, यह क्या हो गया, मनोयोग हो गया, ठीक है ना। अब मैंने एक और शब्द लिखा यहां पर, जैसे मैंने लिखा यहां पर मैंने लिखा मनः रथ, मनः धन रथ, यहां पर रा है, यहां पर आ है और यहां पर विसर्ग है, ठीक है ना, ये आ है, ये विसर्ग है और ये रा है, और यहां पर क्या हो रहा है, विसर्ग संधि हो रहा है, ठीक है ना। अभी एक मेम भी काफी प्रचलित हुआ था इसी तरह से, ठीक है ना, ये विसर्ग है और ये आ है, ये रा है, और यहां पर विसर्ग संधि हो रही है, ओ बन रहा है, ठीक है ना, ओ बन जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, मनोरथ, मनोरथ, ठीक है ना। अब यह क्या हो गया, मनोरथ। आपको यह बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है ना। अब जैसे यशः धन दा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, यशः के साथ जब द जोड़ेंगे, यहां पर मैं बताता हूं, यशः, एक मिनट, यशः धन दा। अब देखिए त थ द, यह जो है ता वर्ग में पहला दूसरा तो नहीं है ना, तीसरा वर्ण है या, त थ या द, यह दोनों को छोड़ दें, दा ध न, ध और ना, इन तीनों में से कोई होता तो भी, यहां पे दा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यशोदा, ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना, यहां पे दा है, यशोदा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको देख के चलना है, यह भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो नियम है उसको हम लोग यहां पर समझ लेते हैं, बहुत आसान से ये सारे नियम है, बस आपको समझते हुए चलना है और याद रखना है, ठीक है ना। पांचवा जो नियम हमारा है, यह पांचवा ही है ना, हाँ ये पांचवा होगा, चौथा नियम था वो, तो पांचवा नियम हमारा क्या कहता है, पांचवा नियम भी जो है ना वो ठीक इसी नियम की तरह है, लेकिन यहां पर आ रहा था ना, यहां पर आ को छोड़कर या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी जो है स्वर आ जाए, ठीक है ना, इसके बाद कोई भी दूसरा स्वर आ जाए और यहां पर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या तो यार अलावा हा आ जाए, तो क्या होगा, यहां पर यह देखना है हमको, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले
पूर्व, विसर्ग के पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए और बाद में किसी वर्ग का, ठीक उसी तरह से किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवां वर्ण हो, या क्या हो, या हो, र हो, ल हो, या र, ल, व या ह हो, तो क्या होगा, तो यह रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग रा में बदल जाएगा, रा में बदल जाता है। आइए आपको समझ में बात मैं क्या कह रहा हूं। अब उदाहरण देख लें इसका हम, तो क्या हो जाएगा, मैंने लिखा यहां पर निधन आशा, मैंने लिखा निधन आशा। अब यह क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आ की मात्रा नहीं है ना, आ और आ को छोड़कर ई की मात्रा है और यहां पर विसर्ग है, तो यह क्या हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा ना, और यहां पर आ है तो यह आ इसको रा बना देगा, निराशा। यह क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगा। बात आई आपको समझ में। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, मैंने एक और शब्द लिखा कि दुहधन दशा। अब देखिए यहां पर ऊ की मात्रा है, छोटा आ या बड़ा आ तो नहीं है ना, जैसे यहां पर नियम में लिखा हुआ छोटा या बड़ा होगा तब नहीं, उसके बाद कोई भी स्वर हो, तो यहां पर क्या है, ऊ का स्वर है और यहां विसर्ग है, तो यह विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो रा में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा, और यहां पर तो इसको पूरा बनाने के लिए कोई स्वर तो है नहीं, यहां पर दा है ना, तो क्या हो जाएगा, यह आधा रा रह जाएगा ना, और आधा रा ऊपर लगता है रेफ की तरह, तो क्या हो जाएगा, दुर्दशा। बात आई आपको समझ में, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है, ठीक है ना। इसी तरह से एक और शब्द लिखता हूं, दुहधन क्या, आशा, दुराशा, दुराशा, ठीक है ना। यहां पर देखिए रा को आ की मात्रा जोड़ने के लिए यह वाला आ था, इसलिए यहां पर क्या हो गया, दुराशा हो गया, ठीक है ना। बात आई समझ में, मैं साफ साफ लिख देता हूं यहां पर, दुराशा, ठीक है ना। तो यह भी नियम आपने समझ लिया अच्छे से। तो यह कुछ इसके महत्वपूर्ण नियम थे। चलिए एक और नियम है, बचता है छोटा सा, उसको भी समझ ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए छठा जो नियम है हमारा, वह क्या कहता है, छठा नियम हमारा, यह अंतिम नियम होगा। छठा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि क्या हो, विसर्ग के पूर्व अ या आ को छोड़कर, या अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, और बाद में रा हो, तो क्या होगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग हट जाता है, ठीक है ना, विसर्ग हट जाता है। और देखिए और क्या होगा साथ में, यदि लघु स्वर है
तो वह दीर्घ हो जाएगा। ठीक है ना, लघु स्वर को दीर्घ कर देंगे और विसर्ग को हटा देंगे। चलिए इसको उदाहरण से समझेंगे तो हमको यह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहां पर जैसे लिखता हूं, मैंने यहां पर लिखा निधन रस। अब देखिए यहां पर र आ गया और यहां पर क्या आ गया, विसर्ग है, और यहां पर छोटा आ या बड़ा आ तो नहीं है कतई। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हटा दीजिए, विसर्ग हट गया तो ये क्या हो गया, नीरस, या क्या हो गया, नीरस। ठीक है, आपको समझ में आया ना, यहां पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी, यहां पर छोटा लघु था ना स्वर, और यहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। यहां पर लघु था, अब यहां पर दीर्घ हो गया, नीरस हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से निधन रव, यहां र है और यहां पर विसर्ग है, यहां पर छोटी ई है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, नीरव। यह आपको समझ में आया ना बात में क्या कह रहा हूं। अब जैसे एक और शब्द है उसको लिख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा निधन रोग। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नीरोग। ठीक है, बात आपको समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं। तो इस तरह से यह हमारे विसर्ग भी हमने देख लिए, विसर्गों के जो नियम हैं अलग अलग, उन सबको यहां पर समझ लिया। भरपूर उदाहरणों के साथ हमने इसको समझ लिया है। हम इस पर अपना एक जो है प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, उसमें आपको अच्छे से जो भी समझ में नहीं आया होगा वह समझ में आ जाएगा। जो परीक्षा में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को वहां पर आप समझ पाएंगे, एक्चुअल स्थिति आप देख पाएंगे, किस तरह से प्रश्न आते हैं और यह जो है हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो 3-4 प्रश्न आपके विसर्ग से तो संधि से पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण यह टॉपिक था जो आज हमने कंप्लीट कर लिया अपना विसर्ग पूरा। ठीक है ना, तो अगर इसमें कोई भी समस्या हुई हो इस टॉपिक को समझने में, या फिर कुछ ऐसा रह गया हो जो आपको नहीं पढ़ाया गया, या फिर जो भी आपको ऐसा लगता हो यहां पर कुछ छूट गया है या फिर कुछ अलग से बताया जा सकता था, वो सब अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करिए यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के अपनी सीटीईटी, टीईटी, सुपर टीईटी या फिर एसआई की तैयारी करना। ठीक है, और आप पेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप जुड़िए हमसे, वहां पर आपको क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगी। आप जुड़िए और अपने तैयारी को मजबूत करिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जहां से आप सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।